तो आज हम लोग फिर से एक बार एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आ गए हैं आपके सामने कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि सर कौन सा आवेश का बड़ा मात्रक होगा और कौन सा सर आवेश का छोटा मात्रक होगा। तो आज का वीडियो हम लोग जो लेकर आए हैं आपका यही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लेके आए हैं कि आप जाने कि आवेश का कौन सबसे बड़ा मात्रक है और कौन सा सबसे छोटा मात्रक है। आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यही जानते होंगे कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है, तो आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो ज़्यादा समय को हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं और देखते हैं कि आवेश का बड़ा मात्रक कौन है। तो आवेश का देखिए, आवेश के बारे में अगर बोला जाए कि आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का एक मात्रक तो आपका कूलाम है, लेकिन ये आपका जो मात्रक है वह एसआई पद्धति में है। वीडियो पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा, अच्छी चीजें जानकारी मिलेगी आपको। लेकिन दूसरा जो है सीजीएस पद्धति में जो एक मात्रक बन गया, सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक था, इसे फ्रैंकलिंग कहा भी कहते हैं, फ्रैंकलिंग, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा योगदान था इसमें, धन और ऋण आवेश रखने में, उसकी प्रकृति। तो एक मात्रक तो आप जान गए कि कूलाम होता है। दूसरा, अगर कभी पेपर में ये पूछता है कि फ्रैंकलिन किसका मात्रक है, तो आपको मार्क के आना है कि फ्रैंकलिन भी जो है वो आवेश का ही मात्रक है, लेकिन ये दो पार्ट में बटा। याद करिए जो हम अभी इसके पहले एक वीडियो बनाए थे हिंदी में, उसमें आपको बताए थे कि चार्ज अपना सर्व गुण प्ले करता है। क्या क्या? जब ये स्थिर अवस्था में है तो वैद्युत क्षेत्र जैसा गुण दिखाता है, और गतिमान आवेश अगर जब होता है तो वैद्युत और चुंबकीय दोनों स्थिति को उत्पन्न करता है, और अगर वो त्वरित या दोलनित अवस्था में रहता है तो वैद्युत क्षेत्र को भी दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को भी दिखाता है, और इसके साथ साथ वो रेडिएट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जन करता है। फिलहाल में जो हमारा आज का वीडियो है, आज आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअल में आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, यही हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। तो सीजीएस पद्धति में दो मात्रक बने, एक बना ESU जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरा जो है इसको स्टेट कूलाम भी कहते हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो होता है 1/3 × 10⁹ कूलम होता है, और एक EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में देखें तो 10 कूलम होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमको समझ में आ गया कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मतलब आवेश का जो छोटा मात्रक है, आवेश का छोटा मात्रक अगर कोई है तो कौन है बेटा? आवेश का छोटा मात्रक ESU। तो अब मन में आपके ख्याल आ गया होगा कि सर जल्दी से बता दीजिए बड़ा मात्रक कौन होता है। तो आवेश का छोटा मात्रक हम लोग देख लिए कि आवेश का छोटा मात्रक जो है वह ESU है। तो बड़ा मात्रक जो है आवेश का जो रख है, तो वो आवेश का जो बड़ा मात्रक होगा फैरेड होता है। तो आवेश का जो बड़ा मात्रक होता है वो फैरेड होता है, और एक फैरेड में जो होता है वो 96,500 कूलाम होता है। एक फैरेड में 96,500 कूलाम होता है। तो इस तरीके से हम लोग आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो अब आप आसानी से आज बता ले जाएंगे कि सर आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है। तो हमें ये पता चला कि सर आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो है वो ESU है, और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो EMU है। तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स देख लिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी कि हम लोग अब यहाँ पर आसानी से बता ले जाएंगे कि आवेश का छोटा मात्रक कौन है और आवेश का बड़ा मात्रक कौन है। तो आवेश का छोटा मात्रक कौन है? ESU है, और बड़ा मात्रक जो है EMU है।
अब आगे देखते हैं कि इस पर किस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी देखते हैं थोड़ी देर के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपके सामने इस समय लेकर के आ गए हैं। इस पर कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ बच्चों का है, इस पॉइंट को भी क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया था। कितने लड़के तो हमेशा जानते हैं कि द्रव्यमान सर बदलता है, द्रव्यमान सर बदलता है। अगर ऐसा कहीं जान रहा है कोई बच्चा कि द्रव्यमान हर समय बदलता है तो थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। हम क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे तब ऐसा होगा बेटा। जैसे मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आवेशित कण है कोई, जैसे एक प्रारंभ में हम ले रहे हैं कि एक आवेशित कण है, वो v वेग से चलने लगे, या ऐसे ले लेते हैं कि एक पिंड है या एक पदार्थ है जिस पर q आवेश है। एक पदार्थ है और वो पदार्थ कौन है, A है, और उस पर कितना आवेश है, q आवेश है। मैं कह दूं कि ये v वेग से चल रहा था, बाद में मैं कह दूं कि ये प्रकाश की चाल से चलने लगे। बात तो समझिएगा, जब मैं यही पदार्थ को कह दूं कि ये प्रकाश की चाल से चलने लगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रकाश की चाल से चलने के बाद भी जो इस पर आवेश होगा, जैसे Q1 बराबर Q है, तो बाद में अभी Q1 डैश जो होगा वो Q ही होगा बेटा। मतलब प्रकाश की चाल से भी चलने लगेगा तो आवेशित कण का जो आवेश होता है वो वेग के साथ नहीं बदलता, जबकि द्रव्यमान बदलता है। तो द्रव्यमान बदलता है तो देखिए एक दिक्कत है आपके साथ, जो आप आइंस्टीन के साथ, बस आइंस्टीन का नियम आप रटे रहते हैं, ये थोड़ा सा आप जो है गड़बड़ जानते हैं। देखिए मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है वो दो तरह का होता है। केवल जो मास वेरी करता है वो डायनेमिक के लिए करता है, रेस्ट के लिए कभी मास नहीं बदलता बेटा। जो आइंस्टीन का आप लिखते हैं द्रव्यमान के सापेक्षता का सिद्धांत, m बराबर m नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये जब रखते तो बच्चे तो जानते सभी हैं इसके बारे में, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं इस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ रहता है। मैं आपको बता दूं, जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कह दिया कि आवेशित कण का जो वेग है, मैं कह दूं कण का जो वेग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी 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 स्मॉलर देन v c है, तो उस कंडीशन में v एकदम 0 के बराबर हो जाएगा। उस समय v एकदम न के बराबर होगा तो 0 रख देंगे, तो m इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, केवल और केवल m नॉट आ जाएगा। तो क्या रेस्ट मास बदलता है क्या? आज से आप लोग याद रखिएगा कि रेस्ट मास नहीं बदलता बेटा, केवल डायनेमिक मास बदलता है बेटा। जब पदार्थ गतिशील अवस्था में होगा तब उसका वेग बदलेगा, अन्यथा अगर वो स्थिर है तो स्थिर अगर हम रख देंगे तो वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब वेग 0 हो जाएगा, जैसे मैं कह दिया स्थिर अवस्था में है, गतिशील अवस्था में नहीं है, तो स्थिर अवस्था में होगा तो वेग 0 रख देंगे। और जब वेग 0 होगा तो क्या m बराबर कितना आ जाएगा, m नॉट। और m नॉट को क्या कहते हैं, रेस्ट मास कहते हैं, हिंदी में विराम द्रव्यमान कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो आइंस्टीन ने अपना नियम दिया था कि किसी गतिशील कण के लिए द्रव्यमान वेग के साथ बदलता है, किसी गतिशील कण के लिए द्रव्यमान वेग के साथ बदलता है, ये नियम सत्य है, लेकिन रेस्ट मास के लिए नहीं। रेस्ट मास में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात इन्होंने जो अपना ये नियम दिया था m इक्वल टू m नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मतलब जो आइंस्टीन के द्रव्यमान सापेक्षता का सिद्धांत था वो ओनली फॉर द डायनेमिक मास था, नॉट फॉर द रेस्ट मास। अगर रेस्ट मास होगा तो रेस्ट मास का कभी द्रव्यमान नहीं बदलता बेटा। इसलिए अगर द्रव्यमान परिवर्तित होगा, लेकिन तभी परिवर्तित होगा जब वो डायनेमिक स्टेट अर्थात गतिशील अवस्था में होगा तब, अगर स्थिर अवस्था में है तब नहीं होगा। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि आइंस्टीन ने जो अपना सापेक्षता का सिद्धांत दिया था वो ओनली फॉर द डायनेमिक मास दिया था, नॉट फॉर द रेस्ट मास। तो इस तरह से कंसेप्ट याद रखिएगा कि द्रव्यमान हमेशा बदलता है, बट नॉट फॉर द रेस्ट मास, ओनली फॉर द डायनेमिक मास। ये केवल और केवल क्वांटम फिजिक्स के लिए पॉसिबल था, ये दिमाग में बैठा के चलिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लेके आ गए, क्योंकि इस पर भी कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ रहता है बच्चों का। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है कि बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, ये सही बात है, लेकिन आवेश के लिए द्रव्यमान का होना बहुत आवश्यक है। ये बात कौन कैसे क्लियर किया जाए? देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस पर इस बात को तो बच्चे बहुत ज्यादा रट लेते हैं, पूरा रट के बैठे रहेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी। बहुत कम ही लोग आपको इस बात को बता पाएंगे, आपको मैं बता दूं। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आखिर में सर समझाना क्या चाहते हैं। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें, एक एग्जाम्पल में हम समझाना चाहते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.10⁻⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। अब हम इसकी बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान भी है 9.1×10⁻31, अर्थात देखिए द्रव्यमान है तभी आवेश है। अब हम अगर प्रोटॉन ले लेते हैं तो प्रोटॉन को देख लीजिए, प्रोटॉन पर आवेश अगर हम बात करें तो +1.6×10⁻19 कूलम होगा। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर देखें तो 1.67×10⁻27 होगा। अब जैसे हम न्यूट्रॉन ले लें तो न्यूट्रॉन अगर हम लेते हैं तो न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होगा 1.67 और इसके बाद कुछ समथिंग होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होता है प्रोटॉन से, लेकिन न्यूट्रॉन देखिए आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो क्योंकि न्यूट्रॉन जो बनता है अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, तो न्यूट्रॉन जो है उदासीन है। देखिए न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है, मतलब बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, ये संभव है। लेकिन सर ये बात नहीं क्लियर हो रही है कि बिना जो है द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, ये सर कैसे क्लियर किया जाए? तो इस बात को क्लियर किया गया जब आप न्यूक्लियर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे हम, तो उस समय क्लियर होगा। लेकिन अभी भी अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे हम आपको बता दें, बहुत सारे एग्जामों में 1-2 एग्जाम में रहता तो मैं बताता भी, एयरफोर्स से लेकर के नेवी से लेकर के यहाँ तक कि जेई तक में क्वेश्चन आया है नीट में कि व्हाट इज द मास जैसे यहां पर अगर हम कह दें कि एक फोटान को गिरा रहे हैं, गामा फोटान को न्यूक्लियस पर गिरा दिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा इसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। तो फोटान जब टूटता है एक भाग इलेक्ट्रॉन बनता है और दूसरा भाग पॉजिट्रॉन बनता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो फोटान मतलब जो है बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, ये मैं बोला हूं ना, तो शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो रेस्ट मास फोटान का क्या होता है, 0 होता है। रेस्ट मास जो होता है फोटान का वो 0 होता है। तो आखिर में क्यों 0 होता है ये देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.1×10⁻31 kg होता है। अब पॉजिट्रॉन की भी बात करें तो पॉजिट्रॉन का भी द्रव्यमान इतना होता है 9.1×10⁻31 kg होता है। अब इसका और इसका दोनों का देख लीजिए, दोनों का मास सेम है, बस फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन E- होता है और पॉजिट्रॉन E+ होता है। तो ध्यान से देखिए कि रेस्ट मास अगर फोटान का पूछें, रेस्ट मास ऑफ फोटान, फोटान बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। तो फोटान की एनर्जी तो hν है। जैसे लोग कहते हैं ना कि फोटान पे कोई चार्ज नहीं होता, तो देखिए ये तो क्लियर हो गया कि फोटान पर क्यों चार्ज नहीं होता। फोटान चार्जलेस है। क्यों चार्जलेस है, देखिए यहाँ पर एक फोटान पर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है। तो रेस्ट मास जो होगा फोटान का जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। और इस पे चार्ज भी बात करें तो मतलब फोटान पे जो चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फोटान पे अगर हम आवेश पूछें, फोटान पर अगर आवेश पूछें तो एक +E है दूसरा -E है। तो फोटान पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, फोटान पे टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर फोटान पे टोटल चार्ज 0 हो जाएगा।
अब इसका जो हम रेस्ट मास पूछेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि यहाँ पर हम जो है अगर द्रव्यमान नहीं रहा तो आवेश भी संभव नहीं है। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि बिना द्रव्यमान के जो है आवेश संभव नहीं हो सकता। देखिए रेस्ट मास फोटान का क्या होता है, रेस्ट मास जो होता है फोटान का वो 0 होता है, इसलिए इस पर आवेश भी क्या है, 0 है। इस बात को दिमाग में बैठा के चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि रेस्ट मास फोटान का कितना है, 0 है, इसलिए उस पर चार्ज भी क्या हो गया, 0 हो गया। रेस्ट मास जो होता है फोटान का कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बेटा, रेस्ट मास ऑफ फोटान, रेस्ट मास ऑफ फोटान क्या है, रेस्ट मास ऑफ फोटान क्या है, 0 है। 0 है इसलिए इस पर चार्ज भी क्या है, 0 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी स्टूडेंट्स कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। मतलब जब द्रव्यमान होगा तभी आवेश होगा, अगर द्रव्यमान का मान 0 होगा तो आवेश भी 0 होगा। अभी एक रिसर्च चल रहा है, उसको हम इसलिए नहीं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो अभी एक्सेप्शनल है, इसलिए उसको नहीं उठाया जा रहा है। फिलहाल में हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं, जिस चीज़ का पूरा क्लियर ना हो उसको नहीं डिस्कस करना चाहिए। तो अभी तक का यही डिस्कशन हुआ कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, जो कि देखिए यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है। रेस्ट मास फोटान का क्या होता है, 0 होता है, इसलिए उस पर आवेश भी क्या है, 0। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गया, ये दोनों पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेस्ट मास फोटान का कितना होता है, तो आपको मार के आना है 0, और उस पर चार्ज कितना होता है, 0। तो आप समझ गए इस वर्ड को कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिए। अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद इस पर क्वेश्चन हम लोग कैसे आता है।